Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are here with the part 7 of the chapter Federalism. I hope last 6 parts are completely clear to all of you. In last class we were discussing basically the controversial issues between center and state. In that we have understood the, you can say, the role of governors also along with their appointments. That we have understood in which manner we can say that governor is working just as the central representative only. We have also understood that how many times we have used Article 356. Got it? And what was the meaning of Article 356? It was used just as a political tool only. If the states governments were having separate type of government, separate political party government, then what will happen? They will say that yes, now it is better time to impose the emergency. Right? That will happen. Na? So, what we will study today, we will discuss some more thing related to the Article 356, and after that we will discuss demands for new states. Right? So, let us have a look what is mentioned here. Article 356, what was that? That on the behalf of that statement of the governor that yes, that the system of particular state is not working according to the situation, according to the constitution, according to the law and order which are prescribed by the constitution, then the emergency can be imposed. Right? और यहाँ पे वही सारी चीजें मेंशन है. अब देखो आर्टिकल 356 was very sparingly used till 1967 और बहुत बार आर्टिकल 356 का मिसयूज ही हुआ. राइट? After 1967, many states had non-Congress government and the Congress was in the power at the center. अब मैंने आपको यही स्टोरी बताई थी. अब देखो क्या होगा. अब यहीं पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब आर्टिकल 356 को ना बड़े अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. और अगर आपसे कोई पूछता कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विच इज मिसयूज्ड, तो सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला आर्टिकल 356. क्योंकि 1967 में क्या हुआ, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हुए जहां पर एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई एंड द कांग्रेस वाज इन द सेंटर इन द पावर. Okay, so the center has often used this provision to dismiss state governments or has used the office of the governor to prevent the majority party or coalition from assuming office. अब देखो क्योंकि उनका हर जगह पे कंट्रोल चल रहा था तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जिन स्टेट्स में एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनती हुई दिख रही थी या तो उन लोगों को चांस ही नहीं दिया गवर्नमेंट बनाने का, या फिर क्या हुआ अगर गवर्नमेंट बना पा रहे तो हम लोगों ने पढ़ा था ना डिसमिस हो गई थी गवर्नमेंट, डिसॉल्व हो गई थी गवर्नमेंट. हम लोगों ने देखो ये यहीं पर ही कंटेक्स्ट स्टडी किया था. राइट? अब देखो यहाँ पे केरला विदाउट टेस्टिंग द मेजोरिटी. राइट? तो ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आए एंड अलॉन्ग विद दैट और क्या इश्यू सामने आए कि अगर मान लिया गवर्नमेंट भी बन गई, मेजोरिटी भी है, तो फिर क्या बताएंगे, फिर मिस गवर्नेंस के बेसिस पे कि यहां पर प्रॉपरली सिस्टम नहीं चल रहा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो इसीलिए जरूरी है ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर कि यस इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड. बट फाइनली हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देनी पड़ेगी. एक तो क्या होगा कि इमरजेंसी को चेक किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट की पार्लियामेंट उस पर अप्रूवल देगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट की इंश्योर हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट भी चेक करेगा कि द बेस ऑफ द इमरजेंसी इन पर्टिकुलर स्टेट इज करेक्ट और नॉट. राइट? अब यहां पे ये वही इशू हुआ. अब फिर क्या हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर इन द डिकेड ऑफ 1980s. मतलब जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है उनको इसी बेसिस पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर्स ओनली क्या कर दिया गया, दोनों की दोनों गवर्नमेंट को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया. तो यू कैन सी कि कितने रेकलेसली इस आर्टिकल का मिसयूज हुआ. गॉट इट? अब देखो यहां पे ये वही दिखा रहे हैं. अब देखो टॉपलिंग द स्टेट्स गवर्नमेंट्स, एवरीवन लव्स टू प्ले दिस गेम. और ये क्या दिखा रहे हैं, ये गवर्नर का रोल दिखा रहे हैं कि टॉपलिंग मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट गिर जाती है ना, ढह जाती है एक टाइप से, तो उसको दिखा रहे हैं. स्टेट गवर्नमेंट्स को गिरा रहे हैं भाई बार बार. और ये ऐसा गेम हो रहा है जिसको हर कोई लव कर रहा है, हर कोई इंजॉय कर रहा है. बिकॉज आई टोल्ड यू ना कि अगर सेंटर पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो क्या करेगी, एंटी कांग्रेस वालों में इमरजेंसी लगा देगी. कौन सी इमरजेंसी? स्टेट इमरजेंसी. अगर सेंटर पे फिर 1977 में क्या होगा, सिनेरियो चेंज होगा, है ना, क्योंकि हर सबका दिन आता है. तो फिर जब 1977 में कांग्रेस चेंज हुई तो फिर क्या हुआ, उन्होंने वहां पर इमरजेंसी लगा दी जहां पे क्या थी, एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट थी. तो ये सिस्टम ऐसे चल रहा था कि हर कोई इसको एंजॉय करना चाह रहा था एंड एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग इट आल्सो. राइट? अब फिर क्या होता है,
अब इन सारी चीजों के चलते एक और चीज हमारे फेडरलिज्म के सामने आ जाती है, वो क्या? डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स। अगर आप देखते हो तो जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन की थी ना, तो हमारे यहां सिर्फ 14 स्टेट्स होते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को डिवाइड किया हुआ था अकॉर्डिंग टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज। फिर हमने क्या फाइंड आउट किया? हमने ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एरियाज, हमने स्टेट्स को डिवाइड किया एंड वी हैव मेड 14 स्टेट्स। आज आप देखते 28 स्टेट्स हैं। तो कैसे इतनी सारी, और ऑलरेडी 29 हो गए थे, वो तो हमने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, राइट? तो फिर क्या हुआ? ये सिस्टम ऐसे कैसे पहुंच गया कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी, मतलब 10 से और क्या होगी 20 वाली सीरीज में चली गई? तो फिर डिमांड्स कैसे राइज हुई, और इसका और फेडरलिज्म का क्या कोई रिलेशन है, राइट? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, राइट? सो लेट अस स्टार्ट इट. So the other dimensions of the tension in our federal system has been in the demand to create new states. अब डिमांड किसके लिए उठना शुरू होगी? अब डिमांड उठना शुरू हुई नए नए स्टेट्स को बनाने के लिए. The national movement not only created a pan-India national unity, it has also generated distinct unity around a common language, reason and culture. देखो जो नेशनल मूवमेंट था ना, उसने एक नेशनल यूनिटी क्रिएट नहीं की, बल्कि फिर भी क्या कर दिया कि एक यूनिटी किसके अराउंड? एक कॉमन लैंग्वेज के रिगार्डिंग, रीजन के रिगार्डिंग और कल्चर के रिगार्डिंग, राइट? अब देखो क्यों? क्योंकि देखो यहां पे क्या हुआ, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ना, तो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ? हर एक जगह से डिमांड्स चल रही थी ना कि हमें फ्रीडम चाहिए, लोग हर जगह से प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो रहे थे. तो जब वो सारे के सारे लोग कंबाइंड वे में एफर्ट्स लगा रहे थे, तो लोगों ने क्या फील किया? कहीं ना कहीं अपनी यूनिटी नेशन की बजाय उन्होंने रीजन से बहुत ज्यादा फील की, राइट? मान लिया अगर कोई मध्य प्रदेश से मान लिया रिवोल्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? एमपी वाले लोग, क्योंकि वो अपने लिंग्विस्टिक एरियाज को, अपने लैंग्वेज को ज्यादा समझेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या कर दिया? इस मूवमेंट ने लोगों में एक और यूनिटी क्रिएट कर दी. किसके बेसिस पे? क्योंकि लैंग्वेज कॉमन है, उनका रीजन कॉमन है और उनका कल्चर कॉमन है. समझ आया? तो अब उसके बिहाफ पे अब क्या होगा? अब लोग खुद को सेपरेट फील करना शुरू करेंगे कि हमारा एरिया ये है, मतलब विद इन कंट्री भी लोग पार्ट्स डिवाइड करना शुरू कर देंगे कि हम कंट्री के अंदर हमारा ये वाला पार्ट है, तो हमें इसके बेसिस पे ना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए. तो यहां से कहीं ना कहीं स्टेट्स की डिमांड का बैकग्राउंड बनना कहां से शुरू हो जाता है? हमारी कंट्री के नेशनल मूवमेंट से, जिसने सिर्फ नेशनल यूनिटी क्रिएट नहीं की, बल्कि स्टेट्स को भी एक बेस प्रोवाइड करवा दिया कि हमारी एक लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, तो उसकी वजह से हम क्या है? हम एक है, राइट? Our national movement was also a movement for democracy. National movement was also, और हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो डेमोक्रेसी के लिए नेशनल मूवमेंट था. Therefore, in the course of the national movement itself, it was decided that as far as possible, states would be created on the basis of common culture and linguistic identity. अब देखो फिर क्या हुआ? जैसे हम लोगों ने फील करना शुरू कर दिया, नेशनल मूवमेंट के टाइम पे भी हम लोगों ने क्या फील किया? नेशनल मूवमेंट के टाइम पे हम लोगों ने फील किया कि जो ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने तो क्या किया हुआ है? स्टेट्स का डिवीजन किया हुआ अकॉर्डिंग टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, राइट? तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत है, और हमें क्या करने की जरूरत है कि जहां तक पॉसिबल होगा ना, एज फार एज पॉसिबल, हम स्टेट्स को किसके बेसिस पे बनाएंगे? कॉमन कल्चर के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेसिस पे. और देखो वो चीज हम लोगों ने की तो बेनिफिट के लिए थी, क्योंकि हमने क्या सोचा था कि जहां एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है, एक ट्रेडिशन है, कॉमन हिस्ट्री है, तो वो लोग खुद को ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव विल बी इजी, राइट? क्योंकि देखो अगर मान लिया हम स्टेट की यूनिट बनाते हैं, मान लिया साउथ इंडिया से कोई यूनिट बनाते हैं, राइट? हम लोगों ने साउथ इंडिया में, आप लोगों ने पढ़ा था, मद्रास स्टेट बनाया था, है ना? तो अब देखो क्या होगा? अगर मद्रास हम लोगों ने बना दिया, क्यों बनाया? क्योंकि वो लोग ऐसे थे जो सेम कल्चर फॉलो कर रहे थे, राइट? बट अब फिर क्या होगा? उसमें से भी कोई ऐसा ग्रुप निकल के सामने आएगा जो बोलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो अब जब उन लोगों को दिखा ना कि स्टेट्स का बेस वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा है, तो वहां से इस चीज को ब्लो मिलना शुरू हो गया कि अब हम भी अपने स्टेट की डिमांड करेंगे. और ये जो बेनिफिट के लिए हुआ था ना कहीं, अब इसी की वजह से टेंशंस क्रिएट हो जाएंगी. हमने तो इसलिए किया था कि हमने अगर स्टेट को एक यूनिट बना दिया, तो वहां से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी उस एरिया की, उस रीजन की कल्चर से, उस एरिया के हेरिटेज से, वहां की कॉमन आइडेंटिटी से वो क्या होंगे? दे विल बी एबल टू कनेक्ट देमसेल्फ, राइट? बट प्रॉब्लम इसकी वजह से राइज हो जाएंगी. अब क्या हुआ? दिस अल्टीमेटली लेड टू द डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब इसने क्या कर दिया? इसने इसी चीज ने शुरुआत कर दी कि हमारी कंट्री में स्टेट्स का
एक बेस होना चाहिए, वो बेस क्या होगा? लैंग्वेज ही होगी, राइट? In December 1953, the State Reorganization Commission was set up and it recommended the creation of the linguistic states. और फाइनली क्या हुआ 1953 में? आप लोगों ने ना मतलब लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आंध्रा का कंटेक्स्ट, पढ़ा आप लोगों ने कि हमारी कंट्री में आप लोगों ने पोती श्रीरामुलु के नेम पढ़ा होगा कि उन्होंने ना एक फास्ट शुरू कर दिया था अनटू डेथ, राइट? तो उन्होंने क्या बोला था कि जो आंध्र प्रदेश है ना, दैट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट। तो उन्होंने क्या डिमांड रख दी कि स्टेट किसके बेस पे बनने चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ओनली। तो यहां पे फिर क्या हुआ? यहां पे फाइनली क्या होना शुरू हो गया? यहां पे स्टेट्स ने अब डिमांड करनी शुरू कर दी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अब स्टेट बनने चाहिए, क्योंकि उनके जो लीडर थे ना, आंध्र प्रदेश के जो लीडर थे, दैट वाज पोती श्रीरामुलु, उनकी डिमांड को गवर्नमेंट ने मानना नहीं था। और जब उनकी डिमांड को गवर्नमेंट ने नहीं माना तो फाइनली क्या हो गया? तो फाइनली उनकी डेथ हो गई उस स्टारवेशन की वजह से, नॉट स्टारवेशन बट क्योंकि वो फास्ट पे चले गए थे, राइट? तो फिर क्या हुआ? वो मूवमेंट और ज्यादा तेज हो गया, क्योंकि जब लीडर को लोगों ने लूज कर दिया तो अब तो एंगर और एग्रेशन और वायलेंस सारी चीजें ऐड हो गई उसमें। तो फाइनली क्या हुआ? तब हमारी कंट्री में हमारे लीडर्स ने सोचा कि अब एक ही बेस बचता है, वो क्या है कि हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ना कोई बेस फाइंड आउट करें। और फिर हम लोगों ने क्या बनाया? 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। और इसका बेस क्या था? इसका बेस था कि स्टेट को क्रिएट किस बेस पे किया जाए? ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट? एटलीस्ट फॉर द मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। और बेसिकली कहां? जहां पर एक बहुत लार्ज ग्रुप है जो बोल रहा है सिर्फ एक सिमिलर लैंग्वेज, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? वहां पे हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक लिंग्विस्टिक बेस ही बनाना चाहिए। गॉट इट? सो इन 1956 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सम स्टेट्स टुक प्लेस। और फिर फाइनली क्या होता है? 1956 में कुछ स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। अब फिर ये डिमांड सारी जगह पे उठेगी, जैसे पंजाब और हरियाणा। अब पंजाब जो पंजाबी डोमिनेंट लैंग्वेज वाले एरिया था, उन्होंने क्या बोल दिया कि मैं तो सेपरेट स्टेट चाहिए। फिर हरियाणवी लैंग्वेज जो बोल रहे थे, है ना, हरियाणवी बोली बेसिकली, वो लोग जो बोल रहे थे उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें भी नहीं रहना। तो फिर क्या हो गया? 1 नवंबर को हरियाणा भी बन गया। तो मतलब ऐसे चलते चलते फाइनली क्या हो जाता है? अलग अलग स्टेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। And this saw the beginning of the creation of linguistic states and the process is still continuing. और ये जो प्रोसेस है ना वो आज तक चलती आ रही है, राइट? और गुजरात, महाराष्ट्र were created in 1960. Punjab and Haryana were separated from each other 1966, right? Later the northeastern, I think I said 1961 by mistake. It is 1966. Okay. Later, the northeastern region was recognized, and new states like Manipur, Tripura, Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, ये सारे के सारे। मतलब देखो फिर क्या हुआ? जब अब देखो बेस मिल गया ना लोगों को, वहां से डिमांड्स होनी शुरू होगी। और जैसे जैसे डिमांड्स हुई फिर तो बारिश होना शुरू हो गई नए नए स्टेट्स की, राइट? जैसे गुजरात से महाराष्ट्र बन गया, पंजाब से हरियाणा बन गया, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से सारे के सारे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे स्टेट्स बन गए। तो आप लोग देख पा रहे हो डिमांड्स कैसे शुरू। बेसिकली डिमांड का बेस क्या था? दैट वाज द लिंग्विस्टिक ओनली, बेस वाज लैंग्वेज, राइट? अब फाइनली आप अब देखो ये सारे के सारे कि हमारी कंट्री में स्टेट्स कैसे फाइंड आउट हुए, कौन से ईयर में। दिस इज द एक्टिविटी दैट यू कैन डू, दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर, you can say for activeness also, so that you can know what is the condition of our country and how we have got this strength, this much strength of the states. Okay, अब देखो फिर क्या हुआ? In 2000 some of the larger states were further divided, both to meet the demands for a separate state as well as to meet the need for the greater administrative efficiency. अब देखो फिर क्या हुआ? लैंग्वेज वाला इशू छूट गया। लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स बना लिए हम लोगों ने, लेकिन फिर क्या हुआ? अब एक जो नया बेस था वो क्या था कि अब हमें स्टेट्स का ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपरली नहीं चल रहा है। जैसे आप लोग यूपी को देखोगे कितनी बड़ा एरिया था, अब तो हमने उससे क्या कर दिया? उत्तराखंड निकाल दिया, राइट? तो फिर क्या हुआ कि जब इतने बड़े बड़े स्टेट्स बनेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कोर्स इजी नहीं होगा, दैट विल बी वेरी टफ टास्क। क्योंकि आप लोगों ने पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी आप लोगों को पता होगा कि जब पाकिस्तान बनता, जब हमारी कंट्री ना डिवाइड हुई थी, डिवीजन हुआ था, तो एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान कौन सा? जिसको आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? जो ईस्ट पाकिस्तान है ना उसका और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है उसके बीच में ना डिस्टेंस बहुत ज्यादा, पूरा इंडिया आ जाता है।
तो वहां पे क्या प्रॉब्लम हुई, इस पाकिस्तान के लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ना प्रॉपरली चल ही नहीं रहा है, इसलिए क्या जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि उसको डिवाइड कर दिया जाए। और इंडिया ने भी उन लोगों की हेल्प की और फाइनली 1971 में पाकिस्तान बन गया। तो जब हमारे इंडिया में ही फील होना शुरू हो गया ना स्टेट्स को कि नहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब देखो अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो क्या आप 1-to-1 अटेंशन कर सकते हो, सबके साथ इंटरेक्शन हो सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इसलिए हम क्या कर देते हैं, सेक्शन का डिवीजन करते हैं ना, कि हम एक स्टैंडर्ड सेक्शंस बनाते हैं 30, 35, 40 स्टूडेंट्स मैक्सिमम, हम लोग ये कर देते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? सो दैट वी कैन डू 1-to-1 इंटरेक्शन एंड द अटेंटिवनेस कैन बी गेन बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट? वी कैन गिव अटेंशन टू एवरीवन। तो यहां पर भी क्या होना शुरू हो गया, अब हमारे स्टेट्स ने भी डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमारे साथ क्या है, हमारे साथ ये सिस्टम है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं चल रहा है। इसलिए फाइनली क्या हुआ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार वर डिवाइडेड टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। इसलिए फाइनली क्या हुआ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को डिवाइड कर दिया अलग अलग स्टेट्स में। जैसे कि क्या बना दिया, छत्तीसगढ़ बना दिया, उत्तराखंड बना दिया, जैसे मध्य प्रदेश और ये सारे के सारे एंड झारखंड, बिहार से झारखंड बना दिया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और ये सारी की सारी चीजें हो गई, राइट? सो इन 2014 द स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग आंध्र प्रदेश। ये तो आप लोगों ने मतलब देखा भी होगा ये चीज तो, कि आंध्र प्रदेश में क्या, आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके हम लोगों ने क्या बना दिया था, तेलंगाना बना दिया था। तो सम रीजंस आर लिंग्विस्टिक ग्रुप आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर सेपरेटिंग स्टेटहुड लाइक विदर्भ इन महाराष्ट्र। कुछ लोग आज भी जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो अलग से स्टेट बनना है भाई, और उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जैसे कि महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया। ओके, अब रीड करेंगे इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स। ओके, आई थिंक वी विल बी एबल टू डू इट टुडे। अब इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट कैसे, कि while the state keep fighting with the center over autonomy and other issues like the share in revenue resource। आप लोगों ने पढ़ लिया ना कन्फ्लिक्ट्स कैसे कैसे होते हैं। ओके, तो अब फिर क्या है, अब वो फाइट करते हैं हमेशा किसके लिए, ऑटोनॉमी के लिए और इश्यूज के लिए, जैसे कि रेवेन्यू रिसोर्स को शेयर करने के लिए। देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स और अमंग मोर देन टू स्टेट्स। तो ऐसे में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, अगर मान लिया हम लोगों को फील हुआ कि दूसरे स्टेट को ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप लोगों की क्लास में ऐसा हो जाए कि एक बच्चे को ज्यादा अटेंशन मिल रही है टीचर की, तो आपको भी तो जेलस फील होता है ना, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर भी वही इशू है कि अगर एक स्टेट को ज्यादा अटेंशन मिले तो दूसरे स्टेट को ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी। So it is true that the judiciary acts as the arbitration mechanism on disputes of a legal nature, but these disputes are in reality not just legal। अब देखो फिर क्या है, हालांकि क्या है कि जुडिशरी आर्बिट्रेशन की फॉर्म से, मतलब मनमाने तरीके से इन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर देती है कई बार अपनी जजमेंट्स के अकॉर्डिंग, बट फिर भी क्या है, दीज इश्यूज आर इन द रियलिटी, ये इश्यूज रियलिटी में हैं। मतलब लीगली हम लोगों ने क्या किया हुआ, डिवीजन किया हुआ ना, पावर्स का प्रॉपर्ली डिवीजन किया है, बट इवन देन ये इश्यूज हमारे पास है रियलिटी में, राइट? They have political implication and therefore they can best be resolved only through negotiations and mutual understanding। और इसीलिए क्या जरूरी है, क्योंकि देखो लॉ से आप क्या कर सकते हो, पीस तो मेंटेन करवा सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन आप लोगों के माइंड में लव, अफेक्शन, ये सारी चीजें माइंड में जनरेट नहीं करा सकते हो। समझ आया? तो इसीलिए हमेशा बात कैसे बनेगी, बात करने से ही बात बनेगी, है ना? तो कैसे होगी, ऑफकोर्स नेगोशिएशन से, बातचीत से, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और क्या होना चाहिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए स्टेट्स के बीच में, क्योंकि देखो अगर मान लिया उत्तर प्रदेश को अगर ज्यादा ग्रांट मिल रहा है तो उससे हरियाणा को टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी नीड ज्यादा है, तो हमें क्या करना है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए ना, राइट? एक यू कैन से ट्रस्ट भी होना चाहिए, फेथ भी होनी चाहिए। गॉट इट? सो फेडरलिज्म इज नॉट अबाउट कन्फ्लिक्ट्स। First we talk about center state conflict and now conflict among states. Can we live together peacefully? अब देखो पहले आपने सेंटर और स्टेट के बीच में conflict पढ़े, अब आप स्टेट के बीच में पढ़ रहे हो, तो क्या ये क्वेश्चन है कि क्या हम पीसफुली नहीं रह सकते? ऑफ कोर्स रह सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हम आज तक यूनाइटेड है, राइट? जो कि हमें बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि इंडिया सस्टेन कर ही नहीं पाएगा डेमोक्रेसी के साथ। गॉट इट? अब यहां पे वही हो रहा है कि हम क्या पीसफुली नहीं रह सकते, अब वही कि स्टेट्स में कैसे कैसे इश्यूज हो रहे हैं। अब देखो फिर क्या है, ब्रॉडली टू टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स। अब कैसे कैसे डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं स्टेट्स के बीच में। वन इज द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ऑफ कोर्स ये होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होंगे ना, क्योंकि हमें लगेगा कि ये हमारा एरिया, दूसरे स्टेट को लगेगा वो हमारा एरिया है।
तो स्टेट्स हैव सर्टेन क्लेम्स ओवर टेरिटरीज बिलोंगिंग टू नेबरिंग स्टेट्स, और हमेशा ऐसा होता है ना, कि कोई स्टेट ये बोलेगा कि ये मेरा एरिया है लेकिन इसने कैप्चर किया हुआ है। हमेशा बाउंड्रीज को लेकर इशू चलते ही चलते रहते हैं। Though language is the basis of defining boundaries of the state, often border areas would have population speaking more than one language. अब देखो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़े इशू यही होता है कि हम उसको रिजोल्व क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने क्या ट्राई किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करना है। तो ऐसे में क्या होगा, जो बॉर्डर एरिया होगा ना, वो उस स्टेट के भी क्लोज होगा और दूसरे स्टेट के भी जो उससे बना है। समझ आया? मान लो देखो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, राइट? तो जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लैंग्वेज भी बोल सकते हैं जो आंध्र में बोली जाती है, वो लैंग्वेज भी बोल सकते हैं जो तेलंगाना में बोली जाती है, राइट? गॉट माय पॉइंट? तो इट मींस क्या होगा, अब वो उसको इजीली हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं कि इस एरिया की हम बाउंड्री कहां तक फाइंड आउट करें, क्योंकि वो लोग तो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। सो अब देखो क्या है, ऑफन बॉर्डर एरियाज वुड हैव पॉपुलेशन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, सो इट्स नॉट इजी टू रिजोल्व दिस डिस्प्यूट मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी। तो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे इसको रिजोल्व करना इजी नहीं होता है। वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट is the dispute between Maharashtra and Karnataka over the city of Belgaum, Manipur and Nagaland too. अब देखो, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बेलगांव को लेकर बहुत बड़ा इशू चला। ओके, मणिपुर और नागालैंड में भी हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट, मणिपुर और नागालैंड में भी चला। अब उसके अलावा द कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा फ्रॉम द स्वेल स्टेट ऑफ पंजाब हैज लेड टू डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट नॉट ओनली ओवर बॉर्डर एरिया बट ओवर द कैपिटल सिटी ऑफ चंडीगढ़। आज तक आप देख पा रहे हो ना कि हरियाणा और पंजाब की कैपिटल तो एक ही है। तो हमारा इशू तो सिर्फ बाउंड्रीज को लेकर नहीं है, बॉर्डर्स एरिया को लेकर नहीं है, हमारा तो इशू इसको भी है कि हमारी कैपिटल सिटी नहीं बनी। दोनों की कैपिटल सिटी क्या है, दैट इज चंडीगढ़। तो दोनों के दोनों उस पर अपना राइट शो करने की कोशिश करते हैं, क्लेम शो करने की कोशिश करते हैं। मतलब बॉर्डर का इशू तो है ही है, साथ के साथ कैपिटल का भी इशू हो गया। Got it? The carving out of Haryana from the erstwhile state of Punjab has led to dispute between the two states, not only the border area but for the capital city also. The city today house the capital of both the states. दोनों की है ना कैपिटल सिटी, चंडीगढ़ है हरियाणा और पंजाब की। In 1985, the then Prime Minister Rajiv Gandhi reached an understanding with the leadership of Punjab. According to this understanding, Chandigarh was to be handed over to Punjab, but this was not happened yet. हालांकि फाइनली क्या हुआ था कि ये 1985 में एक टाइप से प्रॉमिस किया गया था उस टाइम के कंटेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी कि वो क्या करेंगे, पंजाब को हैंड ओवर कर देंगे चंडीगढ़। बट ये चीजें आज तक हैपन नहीं हुई। तो ये सारी की सारी चीजें फिर क्या हो जाती हैं, फिर कंफ्लिक्टिंग इश्यूज क्रिएट कर देती हैं। So while border disputes are more about sentiment, the disputes over the sharing of river water are also often serious because they are related to problems of drinking water and agriculture in the concerned states. अब देखो, चलो बाउंड्रीज वाला इशू तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब देखो जो बेसिकली हमारी कंट्री का साउथ इंडिया है, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पर सीजनल रिवर्स हैं, राइट? हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर बेसिकली क्या है, पेरेनियल रिवर्स हैं। पेरेनियल कौन सी, जिसमें कंप्लीट ईयर आपको वाटर मिलता है, और साउथ इंडिया सीजनल रिवर्स हैं। तो इसका इशू क्या बनेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए रिवर्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर क्या होता है, अब मान लिया जो रिवर है वो दो स्टेट से फ्लो कर रही है। आप लोगों ने सुना होगा कावेरी कन्फ्लिक्ट, बहुत फेमस इशू है ना। तो आप देखो क्यों, क्योंकि वो जो रिवर है वो जब दो स्टेट से फ्लो करेगी तो इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, इसकी प्रॉब्लम ये होगी कि उसकी वजह से टेंशन क्रिएट होगी, क्योंकि दोनों के दोनों में वाटर की डिवीजन को लेके प्रॉब्लम्स राइज होना शुरू हो जाएंगी। समझ आया? यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट, दिस इज द मेजर इशू बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर वो बोलता है कि इसने हमारा पानी रोक लिया, इसने ज्यादा पानी ले लिया, क्योंकि वहां पर बेसिकली सीजनल रिवर्स हैं, और सीजनल रिवर्स है तो प्रॉब्लम ज्यादा अराइज हो जाएगी। गॉट इट? सो दिस इज मेजर इशू बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। फार्मर्स इन बोथ द स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन कावेरी रिवर, क्योंकि वो कावेरी रिवर पर डिपेंडेंट होते हैं। दो दिस इज द रिवर वाटर ट्रिब्यूनल टू सेटल वाटर डिस्प्यूट, दिस डिस्प्यूट हैज रीच्ड टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब इतने कंफ्लिक्टिंग इशू होते हैं, इतना सीरियस इशू हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं लोग, राइट? And in another similar dispute, Gujarat and Madhya Pradesh also and Maharashtra are battling over the sharing water of Narmada River. अब ये तीनों स्टेट, क्योंकि नर्मदा निकलती मध्य प्रदेश से, राइट? गुजरात और महाराष्ट्र कहीं ना कहीं वहां से भी क्रॉस करती है, गुजरात से तो ऑफकोर्स क्रॉस करती है, फिर महाराष्ट्र के कुछ पार्ट को कवर करती है। तो ऑफकोर्स ये क्या कर देता है,
प्रॉब्लम क्रिएट कर देता तीनों के तीनों स्टेट्स के बीच में। फाइन। अब फिर क्या हुआ, रिवर्स आर अ मेजर रिसोर्स एंड देयरफॉर डिस्प्यूट्स ओवर रिवर वाटर टेस्ट द पेशेंस एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ द स्टेट्स। और ये क्या करता है, फाइनली जो रिवर डिस्प्यूट है ना, ये हमें बताता है कि कितनी पेशेंस है लोगों में, क्या कोऑपरेटिव सेंटिमेंट्स है, स्पिरिट है हमारे लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में। तो नॉट ओनली द बाउंड्रीज बट वाटर इज इटसेल्फ आ बिगेस्ट इशू, कंफ्लिक्टिंग इशू इन फ्रंट ऑफ द स्टेट्स। समझ आया? अब आप क्या कर सकते हो, और डिस्प्यूट के बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हो। गॉट इट? अब देखो, कंफ्लिक्ट ओवर गवर्नर्स, आवर लैंग्वेज, आवर बॉर्डर्स एंड आवर वाटर एंड येट वी मैनेज टू लिव टुगेदर। मतलब देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कंफ्लिक्ट चलते रहते हैं बट इवन देन आज तक हम लोग यूनाइट हैं, एंड दैट इज द इनक्रेडिबल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। I hope till here everything is completely clear to all of you. Special provision we will discuss in next video. Till then, keep learning, stay connected. If you thought video is beneficial, please like the video and subscribe the channel. We will meet in next video. Till then, keep enjoying. Thank you. Thanks a lot.